है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर दो के पास में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है मीथेन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बहुत ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। आज हम आपके पास में एक नई सीरीज लेकर आए हैं, ट्रिक्स इन केमिस्ट्रीज। हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स देंगे इस चैनल के ऊपर, जिसमें कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम बहुत इजी तरीके से कर सकें। आज का जो पहला हमारा जो सीरीज में जो पहला हमारा लेसन है वो है हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन द दो तरीके से हम इस कैलकुलेशंस को करते हैं। जब भी हमें कोई मेटल दे दिया जाता है तो उसकी कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना, बेस्ड ऑन बॉन्ड्स एंड द सेकंड इज बेस्ड ऑन सेंट्रल एटम। अब बेस्ड ऑन बॉन्ड क्या है? बेस्ड ऑन बॉन्ड में हमें सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कोई भी आइटम है और उसका अगर हमें पूछा गया है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हमें ये देखना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो उसमें तो हम जनरली कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, तो कार्बन के अंदर हमें ये देखना होता है कि अंदर उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये है जिसमें कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन के चारों तरफ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम CH4 का ले सकते हैं, तो उसमें sp3 होता है। इसमें एक डबल बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड अलग से दिए हुए हैं, तो डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो वहां का एक सिग्मा बॉन्ड और अलग से जो 2 सिग्मा बॉन्ड, इनको काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये है इसमें कि एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये है जो कार्बन जिसके अंदर की 2 डबल बॉन्ड्स आ चुके हैं, तो 2 डबल बॉन्ड वाले में भी 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 और 2, तो इसमें भी sp ही रहेगा। दूसरा तरीका जो है हमारे पास में एक एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा कैलकुलेशंस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि आपके पास में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है मीथेन का, इथेन का है, सॉरी, C1 एंड C2। तो C1 के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? क्योंकि यहाँ पे सभी सिग्मा बॉन्ड है तो दोनों ही कार्बन के ऊपर sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और तो वहां पे C1 के ऊपर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड है, तो आपको डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो 4 में से अगर एक पाई में चला गया तो पीछे कितने बचे? 3। तो 3 के अकॉर्डिंग sp2 और दूसरे वाले पर भी sp2 रहेगा। एंड अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी हमारे पास में sp एंड sp रहेगा और ये sp2 रहेगा। यस, इसके अंदर थोड़ा सा ये जो C2 कार्बन है, दोनों ही कार्बन, इन दोनों कार्बन के ऊपर एक ही पाई बॉन्ड है, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड है। फर्स्ट नंबर कार्बन पे तो 2 पाई बॉन्ड है और बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp आया, लेकिन यहां पर sp2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ड ऑन सेंट्रल एटम, क्योंकि ये तो बहुत इजी था कि हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने, और तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हम सारे चेक कर लेते हैं। अब इनऑर्गेनिक के भी कुछ कंपाउंड्स हमारे पास में आ जाते हैं, फिर उनका भी हमको निकालना पड़ता है। वो सब कैसे निकाल दें? तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जिसका हमको निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता ही है कि जो सबसे बाहर के सरफेस में, जो सबसे बाहर के ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप। यूनिवेलेंट एटम कुछ फिक्स ही हैं जिनको हमें देखना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि कौन से क्या होंगे। और प्लस माइनस चार्ज, अब यहाँ पे प्लस माइनस का सिचुएशन आपको समझना है। अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तब तो आपको इस पे माइनस लिखना है, और बाकी सब के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो प्लस लिखना है। बस इसमें ही इतना ही चेंज करना है। प्लस माइनस चार्ज का मतलब है अगर
कोई भी ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है तो वहां पे तो माइनस करना है, जितना भी चार्ज, जैसे +2 है तो -2 करना है, +3 है तो -3 करना है, +1 है तो -1 करना है। लेकिन अगर माइनस चार्ज है, जैसे -1, -2, -3, तो वहां पे हमें यहां पर हमको उसको +1, +2, +3 करना है, अपॉन 2 कर देना है इसको। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे जो तीन चीज हमने दे रखी है उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अब ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास में एक टेबल है। देखिए बोरोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में नियोन जो आता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारी उस तरीके की सीरीज बनी हुई है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल की सीरीज है, बोरोन की पूरी सीरीज है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलोरियम, कार्बन की होगी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन की नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना। और 7th में फ्लोरीन आता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेटिन। और बाकी बात हमारे पास में जो इनर्ट गैसेस है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो ये है, तो यहाँ पे हमको इनका याद रखना पड़ेगा, ये ग्रुप्स हमको याद रखने पड़ेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि वैलेंस के अंदर आते हैं। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है हमारा, यूनिवैलेंट एटम और ग्रुप। अभी देखिए यूनिवैलेंट एटम में क्या होता है, जनरली जैसे हाइड्रोजन होता है तो वो यूनिवैलेंट एटम, क्योंकि उसके एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास में, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन, उसकी एक ही वैलेंसी होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी एक ही होती है, तो हैविंग ए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम इसको एक ही कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमें कहीं दिखे फॉर्मूले के अंदर तो हमको, लेकिन उसके अगर इनके साथ में ऑक्सीजन कहीं दिख रही है तो उस ऑक्सीजन को हमको कंसीडर नहीं करना है। अभी कैसे करना है इसको मैं आपको समझाता हूं आगे। ये चीजों को आपको थोड़ा पहले दिमाग में बैठा लेना है। अब देखते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे निकलते हैं फिर हम उसको अकॉर्डिंग बताते हैं कितना। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 5 निकले तो sp3d, 6 निकले तो sp3d2 और 7 निकले तो sp3d3। अब आप इतना कुछ समझ देंगे, बाद में कहेंगे कि सर अभी तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या फॉर्मूला बताया, क्या ये आपने सारी टेबल्स बताई। अब इन सारी टेबल्स का कैसे यूज करते हैं वो एक एक करके एक एग्जांपल हम लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे ये है 4 आइटम हमारे पास है। सबसे पहले हम मीथेन का लेते हैं। तो मीथेन के अंदर हमको फॉर्मूला यही याद करके हमको यही लगाना है कि इस फॉर्मूले को। तो अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आप इसमें देखिए 4 की सीरीज में आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हो गए, 4। दूसरा है हमारे पास में, अब दूसरा जो हमसे पूछा है नंबर ऑफ यूनिवैलेंट। तो यूनिवैलेंट में हाइड्रोजन इससे कितने जुड़े हुए हैं, 4। तो हमने 4 लिखे अपॉन 2, तो 8/2 यानी कि 4 आया। 4 का कितना होता है, आप इसमें से इस टेबल में से देख के पता कर सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो अब यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम जो भी हम लेंगे तो वो हम लेंगे क्लोरीन को, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो तो यूनिवैलेंट में आ गया। तो क्लोरीन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन एटम जो हमारा है वो कितना है उसमें, यूनिवैलेंट 1। तो 7 + 1 = 8/2 = 4। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, ये 7 आना चाहिए पहले, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो हमने सेंट्रल एटम किसको माना है, क्लोरीन को माना है, इसलिए। नेक्स्ट हम लेते हैं SOCl2। देखिए SOCl2 में क्या है, सल्फर जो है, आप देखिए सल्फर किस ग्रुप से आता है, 6 वाले ग्रुप से आता है, ऑक्सीजन की सीरीज वाले से आता है, 6 वाले ग्रुप से। तो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 2। अब 2 क्या है कि कितना इनसे ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन को तो भूल जाइए, ऑक्सीजन को तो हमें कंसीडर करना नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्लोरीन को देखना है, तो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो 2 लिख दिया। तो 6 + 2 8/2 = 4। तो 4 का होता है हमारा sp3, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं XeF2। XeF2 में हम देखिए जिनॉन, जिनॉन आता है हमारा 8 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो 8 + 2 यानी कि F2 हम जो जुड़ा है वो 2 है, तो वो हो गया। तो 10/5, 10/2 = 5। तो ये हो गया sp3d, करेक्ट।
नाउ सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं SO4-2 का। अब यहाँ पे एग्जांपल्स ये थोड़े डिफिकल्ट है क्योंकि पहले से थोड़े चेंज है। यहाँ पे माइनस चार्ज भी आ रहा है, मतलब चार्ज भी इसमें साथ में है। तो अब हम देखते हैं SO4-2 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो S जो आता है वो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आता है, तो उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, लेकिन जो O है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो बचा क्या हमारे पास में, चार्ज बचा है। तो चार्ज यहाँ पे माइनस है, जो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम आपको माइनस और प्लस दोनों का होता है। तो अगर माइनस चार्ज है तब तो हमको प्लस करना है वो वैल्यू, और अगर प्लस चार्ज है तो हमको उसको उस वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, कितना है, 2 है। तो 6 + 2 = 8। तो आंसर हो गया हमारा 4। तो 4 के ऊपर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे ही TeCl4-2 है। अब TeCl4 के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो टेलुरियम है वो भी 6 इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आता है। Cl4 इसमें यूनिवेलेंट ग्रुप जो है वो Cl है और वो है 4 जुड़े हुए। तो 4 प्लस चार्ज इसके ऊपर -2 है तो +2 हो गया। तो 6 + 4 + 2 = 12। तो 12 का हमारा आंसर हो गया 6। तो 6 के लिए हमारा होगा sp3d2, यानी कि टेलुरियम के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। नाउ ClO3- के अंदर हम सेंट्रल एटम Cl को लेंगे जो कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आता है। O का कंसीडर नहीं करेंगे तो माइनस चार्ज को प्लस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 4, इसमें हो गया sp3 ओनली। तो ClO3 के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो होगा sp3। अब NO3 की बात करते हैं, NO3- की। तो NO3- में N के ऊपर जो चार्ज होता है वो sp2 होता है, क्योंकि N जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आता है। O को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस जो चार्ज है उसको हम जोड़ देंगे इसके अंदर, तो हो जाएगा हमारा 3। तो आंसर आएगा sp2। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। CO3-2, ये इसमें कार्बन जो आता है वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आता है और ऑक्सीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो -2 चार्ज को प्लस कर दिया जाएगा। तो आंसर होगा s3 और उसका आंसर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही ICl2- में I को सेंट्रल एटम लेंगे, उसके साथ में जो यूनिवेलेंट ग्रुप होगा वो Cl2 होगा। तो I 7 ग्रुप से आता है, +2 प्लस, क्योंकि चार्ज माइनस है इसलिए +1 होगा। तो आंसर होगा 5। तो sp3d आंसर आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन का। Br3+, हाँ, अब Br3+ को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना है, क्योंकि Br3+ को Br3+ के तौर पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। Br3 को हम करेंगे Br2+। तो अब Br को हम मानेंगे सेंट्रल एटम। तो Br को जब हम सेंट्रल एटम मानेंगे तो 7 ग्रुप से आता है Br, और इसके साथ में 2 यूनिवेलेंट ग्रुप यानी Br ही जुड़े हुए हैं। तो 7 + 2, लेकिन अब बात यही भी समझ लीजिए, +2 प्लस चार्ज आया यहाँ पे। अभी तक सारे माइनस के चार्जेस थे, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो प्लस का हम क्या करेंगे, माइनस, तो -1 करेंगे। तो 7 + 2 - 1, तो आंसर होगा हमारा 4। तो ये आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही I3- को भी हम देखेंगे तो I2- हो गया, तो ये हो गया 7 + 2 + 1, तो 5 आंसर होगा। तो sp3d। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का, सेंट्रल एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, लेकिन आपको सिर्फ ये टेबल्स और ये जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन दिए हुए इनको याद रखना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये हमारी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम और अलग अलग नई ट्रिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।